प्रिय दर्शकों, कनाडा क्या व कैसे, जाने संक्षेप में नाम की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। अब तक कनाडा के जिन प्रमुख शहरों के बारे में आप जान चुके हैं, उनके नाम हैं वैंकूवर, विक्टोरिया, कैलगरी, एडमिंटन, रेजिना, सस्केटून, विनिपेग, ऑट्वा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी, फ्रेडरिक्टन, शार्लेटटाउन, हैलिफैक्स, सेंट जॉन्स, व्हाइट हॉर्स और अंत में येलोनाइफ। आज की कड़ी में आप कनाडा के एक अन्य प्रमुख नगर आइक्लिट के बारे में खास जानकारी पाएंगे। इससे न्यूनावट क्षेत्र की राजधानी का शहर के रूप में जाना जाता है। जैसा आप कनाडा के नक्शे में अभी देखेंगे, ये इलाका मैनिटोबा प्रांत के ऊपर स्थित है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के पास। दर्शकों, अब आप पहले से ही जानते होंगे कि टेरिटरी क्षेत्र प्रांतों से किस तरह भिन्न होता है। किसी भी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है और भूमि का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि टेरिटरीज में भूमि क्षेत्रफल व जनसंख्या का ये अनुपात काफी ज्यादा होता है। यानी जमीन तो बहुत होती है, परंतु रहने वाले लोग काफी कम। अब न्यूनावट कनाडा की 3 टेरिटरीज में से एक है। बाकी दो के नाम हैं यूकॉन व नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। न्यूनावट का भूमि क्षेत्रफल इतना अधिक है कि ब्रिटेन जैसे 8 देश उसमें समा जाएं, और वहीं कनाडा के स्थित कुल जमीन का लगभग 1/5 भाग सिर्फ न्यूनावट क्षेत्र में ही मौजूद है। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के अतिरिक्त न्यूनावट ऐसी दूसरी जगह है जहां कनाडा में पाए जाने वाले पोलर बियर्स की 90% आबादी देखने को मिलती है। यहाँ पर आम आदमी के रहन सहन का खर्च कनाडा के अन्य शहरों की तुलना में कुछ ज्यादा ही है। यही कारण है कि यहाँ के निवासियों को नॉर्दर्न अलाउंस के रूप में कुछ अतिरिक्त धन दिया जाता है, ताकि दिन प्रतिदिन की जिंदगी उनके लिए आसान हो जाए। अब ताज्जुब की बात यह है कि न्यूनावट के उत्तरी छोर पर स्थित ब्राइस फ्योर्ड एरिया में जून महीने के दौरान 24 घंटे दिन का समय रहता है और दिसंबर में ठीक इसकी उल्टी अवस्था देखने को मिलती, यानी तब सूर्य के दर्शन देखने को नहीं मिलते, अर्थात 24 घंटे रात का समय रहता है। न्यूनावट में इधर उधर जाने के लिए कार रखना बहुत महंगा साबित होता है, कुछ गिने चुने लोगों के पास ही ऐसी हिम्मत जुटा पाते। न्यूनावट के निवासियों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई। डायल-अप फैसिलिटी से ही काम चलाना पड़ता है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में शामिल हैं कला व दस्तकारी, खनन, मछली पालन, पशु पक्षियों का शिकार, सजावटी सामान आदि। न्यूनावट में होने वाली छपाई व नक्काशी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग यहाँ के उभरते उद्योग गिने जाते हैं। छोटी छोटी वर्कशॉप में तैयार होने वाली चमड़े की वस्तुएं, आभूषण व हाथी दांत से बनी चीजें कनाडा में घूमने के लिए आए पर्यटकों में बहुत पसंद की जाती। न्यूनावट में उगाए जाने वाले पौधों में खास हैं रेयर बेरीज, लिचेंस, आर्कटिक विलोज, मॉस, टफ ग्रास और स्मॉल विलो श्रब्स। न्यूनावट के अधिकांश भागों में ईस्टर्न टाइम जोन अपनाया जाता है तथा हर साल
मार्च से नवंबर के बीच डे लाइट सेविंग मोड का पालन होता है। सो यहाँ का स्थानीय समय टोरंटो जैसा ही होता है। मैनिटोबा से सटे भागों में सेंट्रल टाइम जोन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज जहाँ माउंटेनियस टाइम जोन अपनाया जाता है। अल्बर्टा प्रांत के नजदीक होने के कारण सो उसके पास स्थित न्यूनावट के क्षेत्र में एमएसटी के अंतर्गत आते हैं। दर्शकों, अब आइक्लिट में जहां न्यूनावट की राजधानी है, सबसे कम संख्या में लोग रहते हैं, मात्र 7,250। कनाडा के सभी प्रांतीय व टेरिटोरियल क्षेत्रों की तुलना में ये संख्या बहुत कम है। आइक्लिट को पहले फ्रोबिशल बे के नाम से भी जाना जाता था। अनेक कलाकार, फिल्मों से जुड़े लोग व संगीतज्ञों ने अपना आशियाना बनाने के लिए आइक्लिट शहर को ही चुना है। वसंत व ग्रीष्म ऋतु में यहाँ कला व संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने के लिए न्यूनावट के सभी हिस्सों से कलाकार आते हैं। कनाडा के इस उत्तरी क्षेत्र में हजारों साल से रह रहे मूल निवासियों को आइन्यूट कहा जाता है और उनकी मातृभाषा आनेक्टिट्यूट कहलाती। आइन्यूट लोगों को पहले एस्किमो कहा जाता था। ये कनाडा के आर्कटिक तथा ग्रीनलैंड व अलास्का क्षेत्रों में मूल रूप से आदिवासी थे। वैसे आइन्यूट लोगों की ज्यादातर आबादी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती। कनाडा में इनकी जनसंख्या लगभग 65,000, ग्रीनलैंड में 50,000 व अलास्का में 16,000 है। इसके बाद इस किस्म के ये आदिवासियों की संख्या रूस में पाई जाती है। अब जहां तक आइक्लिट के मौसम का सवाल है, गर्मियां ठंडी व बादलों से ढकी होती और सर्दियों के दिन बहुत ठंडे, बर्फीले, हवादार और फिर से बदली वाले होते हैं। साल भर के तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 से 30 डिग्री नीचे के बीच में रहता है। जनवरी से जून और फिर अगस्त से दिसंबर के बीच के अंतराल में बर्फ गिरती है। फरवरी का महीना आइक्लिट में सबसे ठंडा होता है, जबकि अप्रैल से नवंबर के बीच की अवधि में बारिश होती है। शहर की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में शामिल हैं संचार, यातायात, मछली पालन, नक्काशीगिरी, हस्तकला और पर्यटन सेवा आदि से जुड़े हुए व्यवसाय। आइक्लिट नगर से संबंधित अन्य उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार है। 0 से करीब 45 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे का न्यूनतम तापमान फरवरी महीने में यहाँ रिकॉर्ड किया जा चुका है। कनाडा में उठने वाली सबसे ऊंची समुद्री लहरों में दूसरा स्थान मिला है इसी शहर को। यहीं पर सड़कें न के बराबर लंबाई में हैं। कुल 20 किलोमीटर सड़क है और वो भी ठीक से नहीं बनी हुई। शहर में बने हुए घर रंग बिरंगे होते हैं और भूमि से जोड़कर नहीं बनते, बल्कि कुछ ऊंचाई छोड़कर बनाए जाते हैं, ताकि घर की गर्मी नीचे जमी हुई बर्फ को पिघलाकर नींव को कमजोर न कर दे। इस तकनीक को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। नगर में रहने वाले लोगों में 65 वर्ष आयु से ऊपर के निवासियों की संख्या मात्र 2.5% है और समस्त नागरिकों की औसत आयु 30 वर्ष के आसपास है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे व अधेड़ उम्र के लोग ज्यादा हैं और बुजुर्ग व्यक्ति बहुत कम है। पानी की किल्लत होने के कारण हर व्यक्ति को मात्र 22 लीटर पानी मिलता है दिन ब दिन के सभी कामों के लिए। शहर इतना छोटा है कि एयरपोर्ट से डाउनटाउन तक का सफर आसानी से पैदल चलकर पूरा किया जा सकता है। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण यहाँ के लोग
अभी भी डायल-अप फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कनाडा का सर्वाधिक लंबाई वाला समुद्र तट आइकलिट में ही है। न्यूनॉवट का क्षेत्र अभी कुछ वर्ष पूर्व ही अप्रैल 1999 में निर्धारित हुआ था और इसकी कुल आबादी है केवल 33,000 के आसपास। 4 भाषाओं में यहाँ का सरकारी कामकाज होता है। इंग्लिश व फ्रेंच के अलावा दूसरी भाषाएं हैं आइनक्टिट्यूड और आइनानुक्ता। खाने पीने व रहन सहन का खर्च सबसे अधिक इसी क्षेत्र में है। पर्यटक केंद्र पर लाइफ साइज के डिस्प्ले प्रदर्शित किए गए। दर्शकों, अब आइकलिट एयरपोर्ट तैयार हुआ था वर्ष 1896 में करीब 3,000 आबादी वाले छोटे शहर के लिए, लेकिन अब यहाँ पर 1 लाख से ऊपर यात्री हर वर्ष पहुंचते हैं आसपास के अनोखे सफर का लुत्फ उठाने के वास्ते। एयरपोर्ट की मेन बिल्डिंग विशेष आकार में तथा बाहर से पीली रंगी हुई होने के कारण लोगों ने इसे येलो सबमरीन का नाम भी दिया है। इस हवाई अड्डे की लैंडिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े वायुयान का परीक्षण ठंडे मौसम में करने के लिए किया जाता है। न्यूनॉवट क्षेत्र में सड़कों का अभाव होने के कारण बसें नहीं चलती, कारें भी गिने चुने लोगों के पास हैं, रेल सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए यहाँ का संपर्क कनाडा के प्रमुख शहरों से केवल वायु मार्ग द्वारा ही है। मॉन्ट्रियल, ऑटवा, टोरंटो, कैलगरी, एडमंटन, विनिपेग, येलोनाइफ आदि नगरों से आइकलिट के लिए उड़ानों की सुविधा है। विनिपेग से आइकलिट तक के हवाई सफर में करीब 3 घंटों का समय लगता है। टोरंटो व येलोनाइफ भी लगभग इतनी ही दूरी पर है वायुमार्ग के रास्ते। शहर के भीतर एक से दूसरी जगह जाने के लिए स्नोमोबाइल का प्रयोग आम बात है, जो बस पर फिसल कर चलने वाला मोटरसाइकिल या स्कूटर जैसा वाहन होता है। स्थानीय मौसम कष्टदायी तथा यातायात के अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण आइकलिट शहर में खाना पीना व रहना अच्छा खासा महंगा है अन्य कनाडाई शहरों की तुलना में। अब चलते हैं कुछ दर्शनीय स्थलों की सैर पर। इस क्रम में सबसे पहले आता है साइमाविक स्टूडियो। ये आइकलिट शहर में योग प्रशिक्षण का एक केंद्र है। स्थानीय बोलचाल की भाषा में साइमाविक का अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहां आने से शांति, सुकून और खुशी मिलती हो। जब यह शहर विकसित हो रहा था तो यहाँ के लोगों ने एक ऐसे स्थान की जरूरत महसूस की जहां रोज की भागदौड़ के बीच तन व मन को स्वस्थ रखा जा सके। बस तभी से इस केंद्र की स्थापना हुई। हाई क्वालिटी फर क्लोथिंग के मार्केटिंग स्टोर के रूप में एक बहुचर्चित नाम है रैनवा। वर्ष 1999 में जब नीनावट को एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किया गया था, तभी ये स्टोर स्थापित किया गया था एक स्थानीय सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट व डिजाइनर के द्वारा। इनका नाम है रैनवा सैमसन। इस ख्याति प्राप्त महिला की डिजाइन द्वारा तैयार किए गए वस्त्रों की अच्छी खासी डिमांड है पूरे कनाडा के अतिरिक्त अमेरिका, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्पेन, इटली, इजराइल, कोरिया और जापान में। दर्शकों, ये है सेंट जूड कैथेड्रल। इसे डिजाइन किया गया था 1970 में और ये पूरा बनकर तैयार हो पाया 2 वर्षों बाद 1972 में। इसकी शिल्पकारी में लोकल वॉलंटियर्स की भूमिका अहम रही क्योंकि इसे आइन्यूट क्राफ्टमैनशिप के अनुसार
सजाया व संवारा गया था। नवंबर 2005 में हुई आग दुर्घटना में इसे काफी नुकसान पहुंचा, सो 6-7 महीनों बाद इसे पूरा डिमोलिश कर दिया गया। जून जून 2012 में फिर से इसे बनाया गया और वर्तमान स्वरूप दिया गया। विशिष्ट आकृति में बना होने के कारण ये इग्लू कैथेड्रल के नाम से भी विख्यात है। कॉमॉर्बिट टेरिटोरियल पार्क आइकलिड शहर के पश्चिम में 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जिस समुद्री द्वीप पर यह बनाया गया है, कहा जाता है कि 13वीं सदी के शुरू में यहाँ थुले प्रजाति के आदिवासी लोग रहते थे। इसके आसपास के दृश्य अत्यंत मनोरम हैं और यही वजह है कि पर्यटक फोटो खींचने से अपने को रोक नहीं पाते। पॉन्ड इनलेट मूलतः एक आन्यूट बस्ती है नीनोमेट के किकिक तालुक क्षेत्र में। इसके चारों ओर पहाड़ों की श्रृंखला के दर्शन होते हैं। कभी कभी तो महासागर में तैरते हुए हिमखंड भी देखे जा सकते हैं। आर्कटिक सर्किल से करीब 650 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये जगह पर्यटकों को लुभाती है अपनी प्राकृतिक सुंदरता व संस्कृति के कारण। इस सुदूर स्थल पर पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगस्त 1921 में सुप्रसिद्ध हडसन बे कंपनी ने अपने व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाया था इसी स्थान पर, आइन्यूट कैंप के पास। तभी से इसका नाम पॉन्ड इनलेट पड़ गया। यहाँ फोटोग्राफी के लिए अनेक मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं और साथ ही मिलते हैं वन्य जीवन देख पाने के लिए बेमिसाल मौके। अपेक्स बीच ज्यादातर स्नो व आइस से ढका रहता है। नीनावट में बैफिन आइलैंड पर स्थित ये जगह मुख्यतः एक छोटी आइन्यूट कम्युनिटी के रूप में जानी जाती। यही वो जगह है जहां ज्यादातर आइन्यूट लोग रहते थे। इनके समाज को उस समय विशेष पहचान मिल पाई जब विश्व प्रसिद्ध हडसन बे कंपनी ने अपने व्यापार का मुख्य केंद्र वार्ड इनलेट नामक स्थान से एपेक्स बीच पर शिफ्ट किया था। लैंडिंग स्ट्रिप और अमेरिकी वायुसेना की बढ़ती हुई गतिविधियों का फायदा उठाने के लिए रिपल्स बे ठीक आर्कटिक सर्किल पर अपनी स्थिति के कारण एक बहुत अच्छी जगह साबित हुई है पोलर बियर्स और वेल्स मछलियों को देखने के लिए। आइकलिड की अपनी विधानसभा में केवल 19 सदस्यों के बैठने का स्थान। यहाँ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। सभा स्थल के भवन का डिजाइन अनोखे ढंग से बनाया गया है और चुने गए उम्मीदवार किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए नहीं होते। यूनिक कार्विक पर्यटन केंद्र में प्रदर्शित किए गए हैं आइन्यूट कला व शिल्प के कुछ खास नमूने व उत्तर ध्रुवी जीवन पर आधारित चित्रावली, जिनके माध्यम से इस क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्य व आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं को दर्शाया गया है। इस पर्यटन केंद्र द्वारा वर्ष भर ऐसे समारोह का आयोजन होता रहता है जिनका संबंध मूवी नाइट्स, गेस्ट स्पीकर्स, आइन्यूट आर्ट एक्सपीरियंस और वर्कशॉप आदि से होता है। एल्समियर आइलैंड उत्तरी छोर पर स्थित कनाडा का तीसरा सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है और पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर आता है। ये इतना फैला हुआ है कि क्षेत्रफल में ग्रेट ब्रिटेन से थोड़ा ही छोटा होगा, परंतु यहाँ पर मुश्किल से करीब 200 लोग ही रहते होंगे और वो भी 3 बस्तियों में। माना जाता है कि इस स्थान पर सबसे पहले वाइकिंग्स प्रजाति के लोग पहुंचे थे 10वीं सदी के दौरान। यहाँ पाए जाने वाले पशु खास किस्म के होते हैं
जो कठोर आबो हवा को झेल पाते हैं। यहाँ के वातावरण का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई का महीना सबसे गर्म होता है, लेकिन तब भी औसत तापमान केवल 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जबकि सबसे ठंडे व अंधकार भरे फरवरी के महीने में तापमान शून्य से करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे चला जाता है। युनक्ता सुनंग का टांगित स्थित म्यूजियम पूरे न्यूनावट क्षेत्र का एकमात्र संग्रहालय। बिना किसी लाभ पर आधारित ये संगठन काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है स्थानीय संस्कृति व कला को संरक्षण प्रदान करने के लिए। मूलतः हडसन बे कंपनी के भंडार गृह में इसे स्थान दिया गया है। संग्रहालय में एक स्थायी दीर्घा यानी गैलरी है आइन्यूट शिल्पकृतियों और कला को दर्शाने के लिए। समकालीन कला पर आधारित प्रदर्शनियों हेतु एक अस्थायी दीर्घा भी है। इनके अतिरिक्त म्यूजियम शॉप भी है स्थानीय कलाकारों की कृतियों को बिक्री हेतु पर्यटकों को उपलब्ध कराने के लिए। आयुतिक नेशनल पार्क जाना जाता है टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती हुई ग्रेनाइट चट्टान की पहाड़ियों और चकाचौंध पैदा करने वाले ग्लेशियरों के लिए। वर्ष 1972 में इसे बनाया गया था आर्कटिक क्षेत्र वन्य जीवन, गहरी घाटियों और समुद्री तट स्थित जंगली जानवरों को बचाए रखने के लिए। सिरमिलिक नेशनल पार्क में पोलर बियर्स सबसे अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आर्कटिक वोल्व्स ने भी अपने ठिकाने यहीं पर बनाए हुए हैं। इनके अतिरिक्त प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसी स्थान को चुना गया है। पर्यटकों को सिरमिलिक पार्क तक लाने ले जाने के लिए केवल नौकाओं या स्नोमोबाइल का प्रयोग होता है मौसम की अनुकूलता के अनुसार। बैफिन समुद्री द्वीप का मौसम काफी कठोर है। तापमान 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है। अद्भुत भूदृश्य दिखना, आइन्यूट लोगों की मेहमान नवाजी, छुट्टियां बिताने के अनेक अवसर, ये कुछ वजह हैं पर्यटकों को यहाँ अपनी ओर खींच लाने के लिए। पूरी दुनिया में 5वें पायदान पर इस स्थान की गिनती होती है। यहाँ सर्वाधिक लंबाई वाला समुद्र तट है और तरह तरह के भूदृश्य देखने को मिलते हैं। अब दर्शकों, यहाँ पर कुछ झलकियां दिखाई गई हैं आइकलिट निवासियों के लोगों और उनकी वेशभूषा के बारे में। इनसे पता चलता है कि वे किस तरह विकराल मौसम से निपटते हुए अपने को न केवल महफूज रखते थे बल्कि हमेशा स्वस्थ व प्रसन्नचित्त भी रहते थे। अंत में दर्शकों, उम्मीद है आज की कड़ी में आपको पता चल गया होगा कि कनाडा में न्यूनावट के आइकलिट शहर का अनोखापन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप सबको कनाडा की सैर कराने का ये विनम्र प्रयास हमारी ओर से समाप्त होता है। इस विशाल देश का भ्रमण आपके लिए उत्तर से दक्षिण तक और फिर पूरब से पश्चिम तक संभव हो पाया। अलग अलग प्रांतों और वहां के प्रमुख शहरों के बारे में जरूरी जानकारी आपको दी गई है। अब अगर आपने इसे पसंद किया हो तो थंब अपवर्ड सिंबल पर क्लिक अवश्य करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। कनाडा क्या व कैसे जाने संक्षेप में नाम की श्रृंखला में की अन्य कड़ियों के बारे में जानकारी पाने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विदा लेने से पूर्व आपके प्रति आभार भी प्रकट करना चाहेंगे क्योंकि अब तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। न्यूनावट व आइकलिट के बारे में
विस्तार से जानकारी पाने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक्स पर जाकर उन्हें कॉपी करने के बाद